नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं वाक्य का अगला बचा हुआ भाग लेकर। वाक्य चला हुआ था हमारा हिंदी व्याकरण में और वाक्य के हमने ये कर लिए थे भाई, वाक्य के अंग कर लिए थे। आगे देखो क्या क्या किया था, एक बार देखते हैं वाक्य में क्या किया था भाई। वाक्य की परिभाषा हो गई थी और भाई वाक्य के अंग हो गए थे। अंग को कितने थे भाई? वाक्य के अंग थे दो। कौन से? उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार भी हम देख चुके हैं पिछली क्लास में। और फिर वाक्य के अनिवार्य तत्व भी हम देख चुके हैं भाई। जो वाक्य के अनिवार्य तत्व थे 5 और छठा फिर सार्थकता भी हमने देखा था। जैसे वाक्य के अनिवार्य तत्व थे भाई, एक बार फिर नाम लिखती हूं। जैसे आकांक्षा था भाई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा, यानी कि वाक्य अधूरा नहीं होना चाहिए, कोई आकांक्षा शेष नहीं होनी चाहिए, पूर्ण वाक्य होगा तभी शुद्ध माना जाएगा। और क्या था भाई? योग्यता होनी चाहिए, उसमें अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए भाई। तीसरा क्या था भाई? निकटता, या उसको आसक्ति भी बोलते हैं भाई। कल हमने शायद इसका दूसरा नाम नहीं लिखा था तो नोट कर लेना, आसक्ति। निकटता या समीपता को आसक्ति भी बोलते हैं। और क्या था भाई? पद कर्म था, जैसे पदों का कर्म होना चाहिए, अनुचित पद कर्म होना चाहिए। और एक क्या था भाई फिर उसमें? आकांक्षा, योग्यता, निकटता होनी चाहिए, पद कर्म होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई उसमें? अन्वय दोष नहीं होना चाहिए। और अन्वय को अन्विति भी बोल देते हैं भाई, एक ही बात है। और ये अन्विति वाला तो कई बार पूछा जाता है, जैसे चाय सीता ने चाय खाई, खाई नहीं जाती, चाय पी जाती है। तो इस तरह का जो क्रिया में दोष जो दिखाया जाता है ना, क्रिया से संबंधित, वो दोष माना जाता है भाई किसके अंतर्गत? अन्विति या अन्वय के अंतर्गत माना जाता है भाई। और एक क्या देखा था भाई हमने? इसका सार्थकता। ये हमने देखे थे इसके भाई 6 अनिवार्य, 5 ही मैंने बताए थे। सार्थकता तो देखो शब्द से ही चल जाता है कि वर्णों के सार्थक समूह को, तो सार्थकता तो अनिवार्य है ही, लिखो न लिखो कोई बात नहीं है। वैसे 5 इसके अनिवार्य तत्व होने चाहिए। सार्थकता तो शब्द से ही शुरू हो गई, तो सार्थकता तो अनिवार्य है ही। तो ये सब हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे भाई वाक्य के भेद। अगला जो हमारा बचा हुआ है, इसमें वाक्य के भेद बचे हुए हैं भाई। फिर हम करेंगे उपवाक्य और पदबंध, इसके अंतर्गत ही आते हैं उपवाक्य और पदबंध भी, यही करेंगे। फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे भाई। अब देखो भाई, वाक्य के भेद 2 प्रकार से किए जाते हैं भाई। वाक्य के भेद 2 प्रकार से किए जाते हैं भाई। एक तो किए जाते हैं भाई रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। और एक किया जाता है भाई अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद तो होते हैं भाई 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं भाई 8। अब हम इन जो इसके रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो भेद है, इनको हम अब विस्तृत अध्ययन करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अगला हेडिंग डालिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं भाई? 3 है भाई। सबसे पहले तो संख्या ही पूछ लें आपसे। और ये कौन कौन से हैं? तो सरल वाक्य देखिए,
सरल वाक्य कौन से वाक्य होते हैं भाई? जो सरल होते हैं, यानी कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वो होते हैं भाई सरल वाक्य। तो लिखो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वो सरल वाक्य होते हैं भाई। कोई भी उदाहरण ले दीजिए आप, जैसे राम स्कूल जाता है, राम विद्यालय जाता है, या राम पढ़ता है, कुछ भी लिख लो आप, ये क्या है? सरल वाक्य है भाई, बिल्कुल। उद्देश्य और विधेय बता चुकी हूं, आप लोग परिचित है भाई। उद्देश्य क्या होता है, विधेय पिछली क्लास में आप बिल्कुल विस्तृत जानकारी हमने ली थी। अब जरूरी नहीं है आप पता है तो देखो, ये इसका मतलब देखो, ये क्या है? उद्देश्य, और इसके बारे में बताया जा रहा है, ये क्या है? विधेय। तो एक उद्देश्य और एक विधेय है, एक ही क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये क्या है भाई? सरल वाक्य है भाई। अब सरल वाक्य में देखिए आप, और एक आध उदाहरण लिखना चाहो तो कुछ भी लिख लो, जैसे सीता गाती है, सीता पढ़ती है, राम जाता है, कुछ भी लिख लो, ये होते हैं भाई सरल वाक्य। दूसरा हम देखते हैं भाई संयुक्त वाक्य। दूसरा जो हमारा रचना के आधार पर भेद है, वो है भाई संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं भाई? संयुक्त वाक्य होते हैं दो सरल वाक्यों के जुड़ने से बनता है संयुक्त। संयुक्त यानी कि दो चीजों का मिश्रण मिलके क्या संयुक्त हो गया भाई। संयुक्त का मतलब ही होता है कि मिला हुआ या जुड़ा हुआ, योग। तो दो सरल वाक्यों के मेल से, या फिर आप कह सकते हो इसकी परिभाषा कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य, पूर्ण परिभाषा लिखो व्याकरणिक दृष्टि से, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा दो या दो से अधिक सरल वाक्य जो समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए होते हैं, वो सरल वाक्य होते हैं। जो समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ दिए जाते हैं भाई। वो क्या होते हैं भाई? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं भाई। अब देखो कैसे, जैसे राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। उदाहरण देखो, जैसे राम पढ़ता है, ये सरल वाक्य है एक, हमने लिखा था ऊपर, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, और लगा दिया, ये क्या है? अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया, और श्याम खेलता है भाई। तो ये क्या हो गया भाई? दो सरल वाक्य जोड़ दिए, किससे? समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिए गए, तो ये क्या हो गया भाई? ये संयुक्त वाक्य बन गया। और देखो, जैसे प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो, प्रिय बोलो, बात खत्म हुई, एक वाक्य पूरा हो गया। पर असत्य मत बोलो, असत्य मत बोलो अपने आप में एक वाक्य है, प्रिय बोलो भी, और ये पर से जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया भाई? अब संयुक्त वाक्य हो गया। दो सरल वाक्य जोड़ दिए गए समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा।
और इसमें देखो जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु इनसे जुड़े होते हैं भाई। इनकी पहचान लिखना चाहो तो आप लिख लो, वैसे तो आसान होते हैं, आप पहचान सकते हो, लेकिन वैसे भी लिख लो, जैसे और है, पर है, किंतु, परंतु, लेकिन, ये इनसे जुड़े होते हैं भाई। ये इन शब्दों से जुड़े होते हैं, यानी कि ये शब्द आपको जहां दिखे तो वहां आप क्या लगाओगे, संयुक्त वाक्य लगाओगे भाई। अब रचना के आधार पर वाक्य का जो तीसरा भेद है वो है भाई मिश्रित वाक्य। अब देखेंगे हम मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब तीसरा देखते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं भाई परीक्षाओं में, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं रचना के आधार पर वाक्य। तीसरा जो इसका भेद है रचना के आधार पर वाक्य का, वो है भाई मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है भाई, एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है भाई। ये होता है मिश्रित उपवाक्य में। परिभाषा लिखें आप कि जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित यानी कि उसके ऊपर आश्रित है वो, तभी अर्थ पूरा होगा। आश्रित उपवाक्य हो, वहां क्या होगा भाई, उसको हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। एक तो क्या होगा, प्रधान या मुख्य वाक्य होगा और उसके ऊपर दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे देखिए आप, जो ही उसने दवा पी वह सो गया। जो ही उसने दवा ली, अब देखो, जो ही उसने दवा ली, अब हमारे मन में एक जिज्ञासा शेष रह जाती है कि फिर हुआ क्या, बेचैनी हो गई, नींद आ गई, उल्टी लगी, हुआ क्या, हमारे मन में इच्छा शेष रही। इसका मतलब क्या है, वो मिश्रित वाक्य है। ये सबसे बड़ी पहचान है कि आप पहले जो प्रधान उप वाक्य है उसको पढ़ने के बाद कुछ जिज्ञासा शेष रहे, तो वहां क्या है, जो ही उसने दवा ली वो सो गया, वह सो गया। तो ये ऐसे वाक्य क्या होते हैं भाई, मिश्रित वाक्य होते हैं। एक दो और देखिए, मैं जानता हूं कि वह, देखो दूसरा वाक्य लिखती हूं कि मैं जानता हूं, मैं जानती हूं। अब क्या जानती हूं, कुछ शेष बच गया। आप लोगों के मन में भी इच्छा हुई कि भाई ऐसा क्या जानती हैं, तो मैं जानती हूं कि वह ईमानदार है। तो ये आश्रित हो गया ना, इसके ऊपर ये आश्रित हो गया ना भाई। तो इसका मतलब क्या है, ये मिश्रित वाक्य होते हैं। अब इनकी थोड़ी सी पहचान लिख लो आप कि ये जो ही, जैसे ही, जैसे उसमें किंतु परंतु थे ना, इसमें क्या मिलेंगे आपको, जो या जो ही मिल सकता है। फिर आपको जैसे जो भी मिल सकता है, जैसे जैसे भी मिल सकता है भाई। फिर ये की मिल सकता है बीच में। इनसे जो वाक्य है, और उद्धरण चिन्ह वाले वाक्य, जो उद्धरण चिन्ह होते हैं ना भाई, वो उद्धरण चिन्ह वाले वाक्य भी क्या होते हैं भाई, मिश्रित वाक्य होते हैं। उद्धरण चिन्ह वाले, और की तो लिखवा दिया, जो की से की आता है जिन वाक्यों में, वो वाक्य भी क्या होते हैं भाई, मिश्रित वाक्य होते हैं। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं भाई, उद्धरण चिन्ह होते हैं जैसे किसी ऐसे, ऐसे हम, या फिर ऐसे होते हैं ना, ये होते हैं भाई उद्धरण चिन्ह।
इनमें जो भी कुछ लिखा होता है उनको भी हम मिश्रित वाक्य में गिनेंगे भाई। ये तो पढ़े हैं भाई हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं भाई प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न। टेट परीक्षाओं का तो प्रिय है भाई, ये मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य में से पूछते हैं वो बहुत ज्यादा। अब देखते हुए हम अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं उनके बारे में देखते हैं भाई। जल्दी जल्दी देखते हैं, लंबे हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा डिटेल से करवा रहे हैं ना, तो बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं भाई टॉपिक। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है भाई 8। अर्थ के आधार पर लिखो वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है भाई 8। सबसे पहले लिखो विधानवाचक वाक्य, जो सामान्य रूप से क्रिया के करने या होने का बोध कराते हैं वो होते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें सामान्य रूप से क्रिया होती है या सामान्य रूप से क्रिया के होने का बोध होता है वो क्या होते हैं भाई विधानवाचक, यानी कि सामान्य कथन होते हैं। ये सामान्य रूप से क्रिया के होने का बोध होता है विधानवाचक वाक्य में। जैसे देखो कैसे, जैसे राम पढ़ता है, बिल्कुल सामान्य कथन है। या और देख लो जैसे कोई भी वाक्य कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, मैंने दूध पी लिया, कुछ भी बोल दो आप। सामान्य जो कथन होते हैं वो क्या होते हैं भाई विधानवाचक वाक्य। दूसरे देखो भाई, दूसरा है भाई हमारा निषेधवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर है भाई निषेधवाचक वाक्य। आप सबको पता है निषेध, निषेध का मतलब होता है नहीं, न कई सेंस में होता है निषेध, यानी कि जिस वाक्य में जहां क्रिया का न होना पाया जाए, यानी नकार हो, नकारात्मक जहां सेंस निकलती है, नकारात्मक भाव लिखो, नकारात्मक भाव दिखाने वाले वाक्य निषेधात्मक होते हैं भाई। अब निषेधात्मक या निषेधवाचक कह सकते हो आप, एक ही बात है। जैसे देखो कैसे, जैसे राम नहीं पढ़ता, वर्षा नहीं हो रही, या कोई भी उदाहरण ले लो, नहीं आना चाहिए उसमें, यानी कि जैसे राम ने खाना नहीं खाया, सीता पढ़ नहीं रही, ये ऐसे वाक्य, मैंने दूध नहीं पिया, ये ऐसे वाक्य हैं भाई। इसमें आपको नहीं नहीं नकारात्मकता दिखेगी हर जगह, तो इसके तो न या नहीं लगा मिलेगा, ये इसका आप देख सकते हो। अगला लिखो भाई तीसरा जो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है भाई वो है भाई आज्ञावाचक। तीसरा जो है वो है भाई आज्ञावाचक वाक्य। कौन से होते हैं भाई जिसमें आज्ञा दी जाती है वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं भाई, यानी कि आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध हो भाई। आज्ञा, इसी में प्रार्थना भी लिखो और उपदेश भी इसी में। ये जहां भी दिखे आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का भाव जिस वाक्य में होगा वो कौन से है भाई आदि भाव प्रकट करने वाले वाक्य आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे देखो आप, जैसे है कि तुम यहां बैठो,
जैसे तुम यहाँ बैठो, आज्ञा दे दी ना, तुम यहाँ बैठो, या फिर जैसे उपदेश दिया, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करो। तो ये सब क्या है भाई, आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत लिखे रखेंगे आप इनको। फिर अगला जो हमारा भेद है अर्थ के आधार पर, वो है भाई इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक में कौन से है भाई, जहाँ इच्छा प्रकट की जाती है, इच्छा, आशीष, सुख, शुभ कामना। जैसे इच्छा है, आशीष है भाई, किसी को दे रहे हैं हम, या फिर शुभ कामना आदि के जो भाव है वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं भाई। आदि का भाव प्रकट करने वाले वाक्य। जैसे देखो आप उदाहरण लिखो इसका कोई, जैसे सबका कल्याण हो। जैसे मैं कहूँ कि आपको दिवाली मुबारक हो, तो ये शुभ कामना दी मैंने आपको। जैसे सबका कल्याण हो, भगवान आपकी उम्र लंबी करे। ये ऐसे है भाई, ये जो जहां भी आपको आशीष, इच्छा या शुभ कामना दिखेगी, वहां कौन सा है भाई, इच्छावाचक वाक्य होते हैं भाई वो। फिर देखते हैं भाई प्रश्नवाचक वाक्य। 4 हो गए भाई, 8 भेद हैं इनके, 4 और बच गए। जल्दी जल्दी देखो। अगला देखो भाई, अगला है इसका 5वां जो अर्थ के आधार पर भेद है, वो है भाई प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं भाई, किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का भाव होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का भाव, किसी प्रकार के प्रश्न पूछने के भाव को प्रकट करने वाले वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं भाई। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ थे, राम कहाँ है। ये ऐसे है ना, तुम कैसे हो, प्रश्न पूछा हमने, तो ये क्या होते हैं भाई, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वैसे। अब विस्मयवाचक देखो, छठा जो इसका भेद है वो है भाई विस्मयवाचक, या विस्मयबोधक कह सकते हो आप। ये वाक्य का अर्थ के आधार पर छठा भेद है भाई। इसमें जहां आश्चर्य का भाव प्रकट हो वहां होते हैं भाई ये वाक्य विस्मय आदि बोधक। जहां आश्चर्य का भाव प्रकट हो, जहां आश्चर्य का भाव प्रकट हो वहां कौन सा वाक्य होता है भाई, विस्मय आदि बोधक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण में लिखो भाई एक, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, और एक ये चिन्ह होता है भाई, इसकी खास बात सबसे ज्यादा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। जैसे वाह है, उफ है, हाय है, ये ऐसे शब्द होते हैं भाई जिनके आगे विस्मय आदि, अरे है, हे है, ये ऐसे वाक्य होते हैं ना। जैसे अरे ये क्या हो गया, या हे लगा के फिर विस्मय आगे कोई कुछ भी बोले हम, तो ये ऐसे जहां ये चिन्ह आपको दिखे, जिसको इंग्लिश में शायद एक्सक्लेमेशन का चिन्ह बोलते हैं, ये जहां आपको दिखे वहां होता है भाई विस्मयवाचक वाक्य। अब हम 7वां भेद देखते हैं इसका, संदेहवाचक वाक्य। 2 ही भेद बच गए बस। अगला है भाई इसका जो भेद हम देखेंगे,
संदेहवाचक, संदेह या संभावना प्रकट हो जहां वहां होता भी संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य कौन से होते हैं भाई? जहां संदेह या संभावना प्रकट हो, जहां संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, जहां संदेह या संभावना हो वहां क्या होगा भाई? ये संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे वह आ रहा होगा, या शायद वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, ऐसा बोले तो संभावना है ना, शायद आज वर्षा हो, या शायद आज वह आ जाए, या आज वह चला गया हो। ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनमें संदेह होता है वो होते हैं वही संदेहवाचक। और अगला 8वां है भाई इसका संकेतवाचक वाक्य। ये अभी है ना, इसको हल्के में मत लेना। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था भाई, सहायक प्रोफेसर का पेपर था राजस्थान में, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे गए थे कि कौन सा नहीं है। तो 8 भेद आपको याद, नाम याद होने चाहिए और उनकी आगे जो विशेषताएं हैं वो भी याद होनी चाहिए। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। संकेतवाचक में क्या है कि ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वो होते हैं संकेत वाचक वाक्य। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। आप इसका उदाहरण देखिए, जैसे परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो ये क्या है, एक क्रिया दूसरी के ऊपर निर्भर है भाई। वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी। ये हमने किया आज अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के भेद भाई। अब इसके बाद कुछ बचे हैं, जैसे उपवाक्य और पदबंध करेंगे हम इसी में। आज तो ये आज इतना ही, कल हम करेंगे भाई फिर उपवाक्य और पदबंध, उनके बारे में भी जानकारी यही वाक्य में ही लेंगे हम। उसके बाद फिर अगला हम टॉपिक करेंगे जो भी आप बताओगे, जो जरूरी है परीक्षा उपयोगी। वैसे तो पूरी ही व्याकरण करवाई जाएगी। आज ये हमने वाक्य के भेद देखे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, और इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना क्योंकि ये बड़ी से बड़ी परीक्षा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर तो शायद सबसे बड़ी ही परीक्षा है, तो उसमें भी अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। राजस्थान में अभी हुआ था भाई, ये आप देख सकते हो। तो आप ये अच्छे से करो और ऐसे स्टेप टू स्टेप हम पूरी व्याकरण कर लेंगे धीरे धीरे। आज